रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय से अपा कितना टाइम लगा देता। हाय हाय मिन्नू भी नहाना है। अरे दीदी की भइल, अरे कोनो देर ना होवत है। दोनों आपस में लड़ रहे थे कि तभी वहाँ जीतो और सरबजीत भी पहुँच जाती है और उन दोनों की लड़ाई देखकर जीतो कहती है, परम दीदी की हो गया, तुसी सवेरे सवेरे इन्ना क्यों रौला पा रहे हो? नी जीतो वेखता बाथरूम च बैठ के कितना टाइम लगांदी है। अरे तो की भइल, अगर तुम बाहर थोड़ा सा इंतजार कर लिए हो तो। अरे दीदी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਫालतू ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਪਾਗਲ ਜਾਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। वो तीनों आपस में शीला का मजाक बनाने लगती है। तभी काजल आती है और तीनों पंजाबनों को अपनी जेठानी का मजाक बनाते हुए देखकर कहती है, हाँ की भइल, तुम सब हमार दीदी का काहे मजाक बना रहे हो? ए लो ए भी आ गई। आ ते कई लगदा इन्नू अपनी जीजी दा मजाक पसंद नहीं आया। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। आहा बड़ी आई हमार दीदी का मजाक बनाने वाली। तुम तीनों खुद की शक्लवा देखे हो, बिल्कुल छिपकली लगत हो। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ छिपकली लगदी आ ता तेरी पैंट ता सानू छुछुंदर लगदी है। अरे ई का कहत हो तुम जीतो दीदी, हम दोनों छुछुंदर लगते हैं लेकिन तुम तीनों तो बिल्कुल छिपकली की प्रजाति लागत हो। वो पांचों आपस में झगड़ ही रही थी कि तभी वहाँ सुशीला आती है जो कि उन सब के साथ थी और उन्हें इस तरह झगड़ते हुए देखकर कहती है, तुम लोगों ने कसम खाई है ना कि तुम लोग कभी झगड़ा बंद नहीं करोगे। अम्मा जी हम कह देते हैं कि ये लड़ाई हम शुरू नहीं किए, बल्कि आपकी तीन लाडली पंजाबन बहुओं ने शुरू किया है। हे बाबा जी तू ਤਾਂ ਵੱਡੀ शरीफ आ, पहली बार ਤਾਂ छिपकली तू ही कहा सी। तब कही जब तुम हमारी दीदी का मजाक बनाई और अगर हम तुम्हारी दीदी का कछु बोल दिए तो शुरुआत हम किए। अरे वाह बहुत ही अच्छे। बस करो तुम सब। अरे सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन तुम सबको अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है। तुम तीनों लड़ते रहो, मैं अपने बेटे के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। जिसके बाद सुशीला वहाँ से चली जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। ये देखकर उसकी पांचों बहुएं किचन में आती हैं और अपनी सास को काम करता देखकर काजल कहती है, अम्मा जी काहे के लिए आप ई किचनवा में काम करत हो? अरे हम मर गए हैं का जो हमार रहते हुए आपको काम करना पड़ रहा है? अरे तुम लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ हो पाएगा ना। तुम तीनों को लड़ने से फुर्सत नहीं है तो काम कैसे करोगी? हाँ हाँ मम्मी जी, ए ता तुसी एकदम चकवी गल कही है। नाले तुहानू ता मेरे तो लड़न नालो ही फुर्सत नहीं है। हाँ अरे दीदी तुम तो एक ठो नंबर की चुगलखोर हो। अरे काजल तू देख रही है कि केहन शातिर बन रही है अम्मा जी के आगे। हाँ दीदी हम देख लिए। अरे कोनो बात नहीं दीदी, इन सब के खाना बनाई दियो। हम अपने अपने घर वालों के लिए लिट्टी चोखा बनाई और अम्मा जी को भी खिलाई। इतना कहकर काजल और शीला अपनी सास को किचन से बाहर करती है। जिसके बाद वो अपने पति के लिए लिट्टी चोखा बनाती है और अपने पतियों को खिला देती है। कुछ समय बाद वो लिट्टी चोखा काजल अपनी सास के सामने रखती है और उस लिट्टी चोखे को देखकर जित्तो के मुंह में पानी आने लगता है और ये देखकर वो काजल से कहती है, हाय मेरी छोटी देवरानी, मैं तुहाडी दोहा दी वड्डी देवरानी हाँ। ता तुसी अपनी इस प्यारी जी जेठानी नो लिट्टी चोखा नहीं खवाओगे? अरे हम तो का काहे नहीं खिलाएंगे, आओ आओ खाओ। नहीं नहीं, अरे जीजी तुम हमारी सासू माँ के लिट्टी चोखे नहीं खाओगी। काहे कि हम तो अपनी प्यारी जीजी के लिए अच्छी सी प्लेट में लिट्टी चोखा ले आई बे और अपनी जीजी के खियाई बे। क्यों जीजी खा ली हो ना तुम? हाँ हाँ क्यों नहीं, इन्नी प्यारी देवरानी मिन्नू खिलान वास्ते लेकर आई है और मैं उधर दिल की भी तोड़ सकती हूँ। इतना बोलकर शीला जीतो के लिए लिट्टी चोखा लेने जाती है कि तभी वहाँ काजल आती है और शीला को कहती है, अरे दीदी ए चमत्कार कैसन भइल हो? का भइल? दीदी ये का भइल, तू जीतो भाभी को लिट्टी चोखा देत हो? अरे हमार काजल बहिनी काहे की जीतो जीजी लिट्टी चोखा तो खाएं लेकिन वो लिट्टी चोखा में बहुते मस्त चीज डली होगी। ऐसन कौन सा चीज है हो जो हमका नहीं पता? अरे मिर्ची। वो दोनों आपस में बातें करके हंसने लगती है और उन दोनों की बातें परमजीत सुन लेती है। जिसके बाद परमजीत वहाँ से चली जाती है और जीतो को सारी बातें बताने ही लगती है। लेकिन तभी सुशीला वहाँ आकर परमजीत से कहती है,
अरे परम, जा जाकर कपड़े उतार ला, बाहर बारिश होने को है। परम अब छत से कपड़े उतारने चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब शीला जीतो के लिए वो मिर्ची वाले लिट्टी चोखा लेकर आती है और प्यार से बोलती है, अरे मेरी प्यारी जीजी, देखिए होता हम आपके लिए लिट्टी चोखा लेकर आयल बानी। लिट्टी चोखा देख अब जीतो खुद को रोक नहीं पाती और लिट्टी चोखा खाने लगती है। जैसे ही वो पहला बाइट मुंह में डालती है, वैसे ही मानो उसके मुंह से आग निकलने लगती है। पानी पानी, हाय रब्बा, शीला दी बच्ची, मैं तेरा कौन पे जावांगी। का भइल जीजी? शीला दी बच्ची, मैं तेने कह रही हूं, मैंने पानी दे दे। पानी पानी, ओ गाना कौन होए काजल, आज ब्लू है पानी पानी। जीतो पानी मांग ही रही थी कि वहाँ पर परमजीत और सरबजीत आते हैं। ये देखकर कि जीतो पानी मांग रही है लेकिन उसे कोई पानी तक नहीं दे रहा, उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद सरबजीत जीतो को पानी देती है और थोड़ी देर बाद दोनों जीतो को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर शीला काजल से कहती है, काजल देख ली, अब ई तीनों हम दोनों के परेशान नहीं करते, काहे कि ई तीनों के हम अच्छा सबक सिखायल बानी। लेकिन दीदी, आज हम दोनों ने जीतो जीजी के साथ बहुते गलत किया है। उनको पानी के लिए तरसाई के अच्छा नहीं किया। वैसे तू बोल तो बिल्कुल सही रही है, लागत है कि हम जीजी के साथ बहुते गलत कर दिए। तो कम माफी मांगे के चाहिए। हम अभी जाकर माफी मांगते हैं। इतना कहकर वो दोनों उन तीनों पंजाबनों के पास जाती है, लेकिन दरवाजे के बाहर वो दोनों उन तीनों को एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते हुए सुन लेती है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दिमाग दी कमी है कि अरे की फायदा होया उन दोनों भोजपुरी गवार लोका दे कोल जान दी। दीदी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿੱਟੀ ਚੋਖਾ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, जिसके बाद मम्मी ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। उन लोगों की बातें सुनकर शीला वहाँ से गुस्से में चली जाती है और उसके पीछे पीछे काजल भी आती है। अब शीला काजल से कहती है, देख लिया अपन जेठानी को, तुम बड़ा बोलत रही ना कि हम ओका साथ गलत किए हैं, अब देखिए ता कौन केकरा साथ गलत करत बा। कोनो बात नहीं जीजी, अगर गलत हम किए हैं तो सजा क्या कोई पड़ोसी भुगतेगा? तुम देखना, अगर सासू माँ ने हमको कुछ सुनाया ना तो हम तीनों पंजाबनों को छोड़ेंगे नहीं। अरे समझती का है ये लोग खुद को, हम भोजपुरी हैं तो का हम लोगों के साथ बहुत बुरा और ऐसा बर्ताव करी है। ओहो जीजी, अब शांत भी हो जाओ तुम। एक तरफ तो वो दोनों आपस में बातें कर रही थी तो दूसरी तरफ तीनों पंजाबन बहू अपनी सास के पास जाती है और सारी खबर अपनी सास के कानों में फूंक देती है। ये सब सुनकर सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में काजल और शीला को आवाज लगाती है, अरे ओ काजल, शीला, कहाँ दोनों के दोनों, जरा नीचे आओ। अपनी सास की आवाज सुनकर काजल और शीला दोनों नीचे आते हैं, जहाँ उसकी सास उन पर बरसते हुए कहती है, अरे ओ शीला बहू, तूने तो हद ही पार कर दी। अपनी जेठानी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है भला? अरे सासू अम्मा जी, तुम तो अपनी पंजाबन बहुअन के ही बातें सुनी हो, काहे कि हम भोजपुरी बहू है ना, एहिले तो हमारी बात नहीं सुनत हो। अरे ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣਨ ਲਈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਾਨੋਂ नहीं कहती कि ये सब तू ही ਕੀਤਾ ਸੀ? हम किए हैं, काहे कि हम भोजपुरी हैं, इसलिए तुम लोग हम दोनों बहुरिया से प्यार नहीं करत हो। बस करो तुम पांचों की पांचों। अरे मेरे बेटे ने तुमसे शादी यही सोचकर की थी कि तुम लोग घर को जन्नत बनाकर रखोगे, लेकिन उन्हें कौन बताए कि तुम पांचों ने घर को जन्नत नहीं बल्कि नर्क बना रखा है। अरे आपस में इतनी बुरी तरह कौन लड़ता है? तुम भले ही दो अलग अलग राज्य से हो, लेकिन मैंने तुम्हारे बीच कभी किसी को कम नहीं समझा, हमेशा सबको बराबर का दर्जा दिया है। उसकी बात सुनकर उन पांचों को सबक मिलता है कि लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं या किसी का कोई नुकसान पहुंचाकर उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अब वो पांचों एक साथ लड़ते झगड़ते लेकिन खुशी से रहते। अब देखो, लड़ाई तो हर जगह होती है, लेकिन इस तरह की नहीं जिस तरह की अब तक उनके घर में होती आई थी। ये देखकर उसकी सास सुशीला भी अब शांति की सांस लेती है। शैलन मुंबई में रहने वाली लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका पालन पोषण एक आश्रम में हुआ था। शैलन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी कुछ बुरी आदतें भी थी, जैसे कि सिगरेट पीना, हुक्का पीना और आवारा लड़कियों की तरह बोलना। ऐसे ही एक दिन एक लड़की रास्ते से जा रही होती है।
कि तभी कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं और शेलिन वहाँ आ जाती है और उन गुंडों की जमकर पिटाई करती है और बोलती है, क्या रे कालिए, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अपन तेरे को इतना घुमा घुमा के मारेगी ना, साला सारी जिंदगी याद रखेगा। माफ कर दो दीदी, अब नहीं करूँगा ये सब, प्लीज। अपन तेरे को इस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि तू कुछ आगे कर भी पाएगा। दीदी जाने दो, अब से नहीं करूँगा ये सब। आई मम्मी कसम से। चल मैं दोनों का दोनों इधर आओ, और जैसा मैं बोलेगी ना वही तुम दोनों भी बोलोगे। हाँ हाँ दीदी, जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। बोलो, दुनिया की हर लड़की हमारी बहन है। दुनिया की हर लड़की हमारी बहन समान है। आज के बाद हम कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। आज के बाद हम कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। वहीं पास में खड़ा हुआ एक समर नाम का लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है और वो शेलिन के लिए तालियां बजाने लगता है, जिसे देखकर आसपास के खड़े सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। शेलिन भी वहाँ से जाने लगती है कि तभी समर उसे रोकते हुए बोलता है, सुनिए, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छे से सोच ले पहले, क्योंकि अपन तेरे को ना बाद में बात करने के लायक नहीं छोड़ेगी क्या? मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं और मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती कर लो। क्यों बे? मैं क्या तेरी अम्मा लगती हूँ जो तेरे से दोस्ती करूँगी? जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जब आपको करनी ही नहीं है तो। अबे ओ चिकने, सुन इधर आता। देखना मैं तो साला तू अच्छा दिखता है, शरीफ भी लगता है। चल मैं सोचूंगी तेरे बारे में, कल तू मेरे को यहीं मिलियो और ये ले मेरा नंबर। ऐसे ही अगले दिन समर उससे मिलने के लिए आता है। थोड़ी देर के बाद शेलिन भी सिगरेट फूंकते हुए आ जाती है और समर उससे कहता है, यार बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोल चिकने, तेरी बातों का क्या बुरा मानना रे? यार तुम आवारा लड़कियों की तरह क्यों रहती हो? मेरा मतलब है कि तुम अच्छी हो, सुंदर हो, तो ऐसे ही रहो ना। ये सिगरेट पीना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बात तो तू अच्छी कर लेता है, और अच्छा लगा कि कोई तो है जो मेरी हेल्थ की इतनी फिक्र करता है। दोनों देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है। वो दोनों आए दिन किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो जाता है। और एक दिन दोनों एक पार्क के बाहर अपने प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद उनके प्यार का सिलसिला चलता रहता है। और फिर एक दिन समर शेलिन को फोन करके कहता है, शेलिन, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मिल लेगी, उसमें क्या है? लेकिन तुम अच्छी लड़कियों की तरह अच्छे से रेडी होकर आओगी। मतलब क्या, मैं अच्छी नहीं दिखती क्या? बस पहनावा बदलो और बोलने का तरीका, ये सब कुछ मैं बदल दूंगा। तुम्हें एक नई शेलिन बना दूंगा। अगले दिन समर शेलिन को एक मॉल लेकर जाता है, जहाँ उसे वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाता है, सूट दिलवाता है और अलग अलग तरीके की साड़ियाँ दिलवाता है। जिसके बाद वो लोग लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो टेबल पर बैठकर समर नाइफ और फोर्क से खाना खाता है, जिसे देखकर शेलिन भी वैसे ही खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खा पाती। तभी समर उसे सिखाने के लिए उसके करीब जाता है, जिससे वो शर्मा जाती है और फिर बड़े ही प्यार से उसे फोर्क और नाइफ से खाना खाना सिखाता है। साथ ही उसे अपने हाथों से खिलाता भी है और उसे अच्छे से तैयार करके अपने साथ अपनी माँ अनीता के पास ले जाता है। अनीता देवी शेलिन को ऊपर से नीचे तक अच्छे से निहारती है और उसको देखते हुए कहती है, दिखने में तो बहुत सुंदर है तू। नाम क्या है तेरा? अपुन का नाम तो शेलिन है, तेरा क्या है रे बुढ़िया? अरे बोलने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? दिखने में तो लगता है कि कितनी समझदार और संस्कारी लड़की है, मगर इसके बोल सुन के कौवा चले हंस की चाल। माँ ये मुंबई की है ना, तो थोड़ा ऐसे ही बोलती है, बाकी सीख जाएगी। अरे हमारे खानदान में कोई इस लड़की की तरह नहीं बोलता, बस मैं तेरी खुशी के लिए इस लड़की को अपना रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अनीता उन दोनों की मंदिर में शादी करवा देती है। इसी तरह शादी के बाद शेलिन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है, लेकिन अभी भी उसकी कुछ आदतें सुधर नहीं पाती, जैसे कि सिगरेट पीना। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में छुपकर सिगरेट पी रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलती है,
हाय राम जी, अरे मेरे कर्म में ही ये आवारा बहू लिखी थी क्या? अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और तू यहाँ आकर ये सब कर रही है, अपमान कर रही है लक्ष्मी का। ए माता जी, आप उनको जो सही लगता है ना अपन वही करती है। एक बहू होने के नाते इस घर का सारा काम करती है एकदम चकाचक। और आज तो अपन ने इतने दिनों बाद सिगरेट को छुआ है। अरे नास पीटी, मैं तुझे इस घर में एक पल ना रहने दूं। तू निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगी यहाँ से तो मैं जाऊंगी। जिस दिन तू अपने आप को इस घर की बहू के लायक बना लेगी तब मुझे बुला लियो। अनीता वो घर छोड़कर चली जाती है और शाम को जब समर वापस आता है तो अपनी माँ को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो शैलिन के पास जाकर उससे कहता है, माँ कहाँ है? माता जी घर छोड़कर चली गई। क्यों, क्या हुआ जो वो चली गई? आज माता जी ने अपन को सिगरेट पीते देख लिया और बोली कि जब तक मैं उनकी बहू कहलाने लायक नहीं बन जाती वो इस घर में वापस नहीं आएगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये सब छोड़ दो। ओ हेलो, अपन ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया क्या? अगर तुम चाहती हो कि मैं और माँ तुम्हारे साथ रहें तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। शैलिन खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और इस बदलाव में समर उसका पूरा साथ देता है। साथ ही उसे बदलने के लिए उसे सब कुछ सिखाता है, कैसे बातें करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से मेहमानों का स्वागत करना है। और शैलिन भी दिन रात एक करके समर के कहे अनुसार मेहनत करती जाती है। साथ ही YouTube से वो साड़ियाँ पहनना भी सीख लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद शैलिन में वो सारे गुण आ जाते हैं जो कि एक अच्छी बहू में होने चाहिए। और उसके बाद शैलिन और समर दोनों ही अनीता को लेने के लिए उसके पास जाते हैं और अनीता उनको देखकर बोलती है, आ गई मेरी याद। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। समर जी के कहने पर मैंने कुछ आदतों को तो बदल दिया है अपनी, लेकिन मैं अब पूरी तरीके से बदल गई हूँ। और प्लीज आप घर वापस चलिए ना। नहीं, तू कुछ दिन यहीं रहेगी, चूल्हे पे खाना बनाएगी और इस छोटे से घर में कुछ दिन गुजारा करके दिखाएगी मुझे। फिर मैं सोचूंगी कि मुझे वापस जाना है या नहीं। जी माँ जी, आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं वैसे वैसे करूँगी। शैलिन उनके कहने पर कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाती है और अपनी सास के कहे अनुसार दिन रात सिर्फ चूल्हे पर ही खाना बनाती है और अपनी सास और पति की खूब सेवा करती है। और उसका ये बदला हुआ रूप देखकर अनीता को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और साथ ही साथ उसे बहुत खुशी भी होती है। और अगले ही दिन वो अपनी बहू और बेटों के साथ अपने घर वापस लौट जाती है, जहां वो तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सीमा अपने पति राजू के लिए चाय बना रही होती है और चाय बनाकर अपने पति को देती है। चाय पीते पीते उसका पति उससे कहता है, चाय बनाना भूल गई हो क्या? इससे अच्छी चाय तो रेलवे स्टेशन पे मिल जाती है। सारा ध्यान तो महारानी का फोन में लगा रहता है। नास पीटी, दूसरी चाय बना कर ले आ, और हाँ साथ में पकोड़े भी बना कर लाइयो। जी अभी लाई। थोड़ी देर बाद वो फिर चाय बनाकर उसको देती है। राजू फिर चाय पीते पीते बोलता है, हाँ अब बनी है ना अच्छी चाय। जब तक 5-6 बातें ना सुना दो तब तक तेरा पेट ही नहीं भरता है ना। उस टाइम भी यही चाय लेकर आई थी और अब भी वही चाय लेकर आई हूँ। मैंने कोई दूसरी चाय नहीं बनाई है, ये वही चाय है पहले वाली। टेस्ट कैसे बदल गया फिर? टेस्ट कोई नहीं बदला, बल्कि बस आपकी आदत है बेफालतू में मुझे 5-6 बातें सुनाने की। और कोई काम तो है नहीं आपको। और हाँ, मैं अपने काम में ना कोई कमी नहीं रखती, ठीक है? ओ तो नास पीटी अब जबान लड़ाएगी मेरे से? जी मैं कौन होती हूँ आपसे जबान लड़ाने वाली? हाँ औकात में रह अपनी, वरना औकात बताना आता है मुझे अच्छे से। अरे क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मैं सारे काम करती हूँ जो जो आप बोलते हो, फिर भी क्या प्रॉब्लम है बता दो जरा आज। तुझे तेरी औकात बतानी ही पड़ेगी। राजू अपनी बेल्ट उतारता है और उसी बेल्ट से सीमा को मारने पीटने लगता है। वो बेचारी खुद को बहुत बचाती है, मगर वो उसे खूब मारता ही जाता है। थोड़ी देर बाद राजू वहाँ से चला जाता है। सीमा रोते बिलखते अपने कमरे में आती है और वहीं रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही एक दिन अपने हालात से दुखी होकर अपना मन बहलाने के लिए फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल लेती है और एक दिन उसके पास मंजीत नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसे वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है
और थोड़े ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों मैसेजेस पे दिन रात बातें किया करते और साथ ही वो एक दूसरे से अपने कॉलिंग नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सीमा उसे अपनी हर छोटी बड़ी बातें बताया करती थी। ऐसे ही एक दिन मंजीत सीमा को फोन करता है। वो अपने पति से छुपकर साइड में जाकर उससे बातें करने लगती है और कहती है, हाँ मंजीत बोलो। ओह, कैसा चल रहा है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच? जो पहले था वही आज भी है। मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती, हमेशा उनकी पसंद का काम करती हूँ। जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ, लेकिन वो जानबूझकर हर काम में कमी निकालते रहते हैं और मुझे मारने लगते हैं। वो तुम्हें मारता है और तुमने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी नहीं किया आज तक? अरे कोई कंप्लेंट नहीं की मैंने बस हमेशा यही सोचा कि अब वो ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, शायद कल कुछ बदल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, कभी कुछ बदलता ही नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। हमें भगवान ने मिलाया है। बस जब तुमसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को जी रही हूँ, वरना तो जैसे सब खत्म ही हो गया है जिंदगी में। कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसी बातें मत सोचो, सब अच्छा होगा। ऐसे ही दोनों आए दिन बातें किया ही करते और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। दोनों मिलने के लिए एक पार्क में आते हैं। मंजीत उसको रिंग पहनाता है और उससे कहता है, उसको कल डिवोर्स दोगी तुम और अपने लिए लड़ना और बोलना सीखो। यार वो तुम्हें जानवरों की तरह मारता है क्योंकि तुम्हें उससे मार खाने की आदत है। मंजीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ हो गया, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? ओ मैडम, टेंशन ना लो, उस साहबजादे के तो टोटे टोटे कर दूंगा मैं। वैसे भी मेरी आंख में चढ़ गया है वो। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू सो मच मेरी जान। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मंजीत, बहुत ही ज्यादा। और अब तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। दिल चाहता है कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारे प्यार में खो जाऊं। तो खो जाओ ना जान, किसने मना किया है तुम्हें? मैं और मेरा प्यार दोनों तुम्हारे लिए हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सीमा राजू से कानूनी तौर पे तलाक ले लेती है और वो घर छोड़कर एक रेंट पर कमरा ले लेती है और वहाँ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वो मंजीत से कोर्ट मैरिज कर लेती है और अपनी सुहागरात वाले दिन मंजीत उसका घूंघट उठाते हुए बोलता है, बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का। आज तुम्हें इस रूम में देखकर मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी मंजीत, और तुम्हारी वजह से ही तो आज मैं उस नर्क से निकलकर तुम्हारे पास आ पाई हूँ, तुम्हारी हो पाई हूँ। मंजीत उसके करीब जाता है और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों एक खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। एक दिन उनके घर पर राजू आता है और कहता है, ओह, तो इसके लिए तुमने मुझसे डिवोर्स लिया? कहाँ से मिला ये आशिक तुम्हें? क्या जानना है? यही ना कि ये कौन है, मुझे कहाँ मिला और ये क्या करता है? तो सुनो, हम दोनों FB पर मिले थे और अब ये मेरा पति है। ओह, तो FB पे चक्कर चला रही थी तू नीच औरत। शादीशुदा होने के बावजूद पराये मर्द पर नजर रखती है। हाँ, क्योंकि तुम तो कभी मर्द बन ही नहीं पाए, इसीलिए तो रोजाना मुझ पर हाथ उठाते थे। अब जबान तो देखो कैसे चल रही है महारानी की। सीमा और राजू आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मंजीत आ जाता है और बोलता है, ओए, क्या दिक्कत है तेरी? पिटकर मानेगा क्या? तू मुझे मारेगा? रुक, मैं तुझे भी बताता हूँ। राजू मंजीत पर हाथ उठाता है और दोनों में खूब मारपीट शुरू हो जाती है। मंजीत राजू को खूब मारता है और राजू किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। सीमा मंजीत की मरहम पट्टी करती है। कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी अपने हनीमून पर जाते हैं, जहाँ मंजीत और सीमा बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर अपनी फोटोशूट करवाते हैं। दोनों ही अपने हनीमून को खूब एंजॉय करते हैं और रात को दोनों एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर करते हैं।
थोड़ी देर कपल डांस करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं और एक होटल में रुक जाते हैं, जहाँ मंजीत बड़े ही रोमांटिक मूड में सीमा को अपने करीब लाता है और उसकी कमर पर किस करते हुए कहता है, हाय क्या कमर है तुम्हारी। क्यों, तुम्हारी कमर नहीं है क्या? अरे कमर तो तुम लड़कियों की होती है, लड़कों का तो कमरा होता है, कमरा। ओह ऐसा है? आओ ना थोड़ा और करीब। आ तो गई, थोड़ा और करीब। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और अगली सुबह दोनों फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं और एक होटल में लंच करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ राजू आ जाता है और वो कहता है, वाह कितना मजा आ रहा है ना इसके साथ रंगरैलियां मनाकर। तुम्हारी दिक्कत क्या है? जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। मेरी जिंदगी खराब करके यहाँ मजे लेगी तो क्या मैं तुझे चैन से जीने दूंगा? तेरी जिंदगी भी खराब कर दूंगा मैं। तू पेटा था भूल गया क्या, या फिर आज भी तुझे खुराक चाहिए? तू क्या खुराक देगा? तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं पुलिस को फोन करूँ? कर ले तुझे जो करना है, और मैं जो करने आया हूँ वो मैं करके ही जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानने वाले। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें जेल में डलवाती हूँ, तब सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सीमा पुलिस को कॉल करके बुलाती है और राजू एक चाकू निकालता है और मंजीत के पेट पर लगातार चाकू से 4-5 बार वार करता है और मंजीत की मौकाए वारदात पर मौत हो जाती है। सीमा ये देख बहुत घबरा जाती है और पागलों की तरह रोने लगती है। राजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर आसपास के लोग उसको पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और राजू को पकड़कर ले जाती है और सीमा अकेले ही अपना जीवन बिताती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।